नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 24 सितंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। 109 हेल्ड इन नेशन वाइज क्रैकडाउन अगेंस्ट पीएफआई। एनआईए और ईडी ने स्टेट पुलिस के साथ मिलकर सबसे बड़ा रेड मारा है कल के दिन। 15 राज्यों के अंदर मारे गए इस रेड में 109 लोगों को पकड़ा गया है। ये सभी आपके पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स या फिर एक्टिविस्ट थे। पीएफआई एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू देम इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2006। इनमें से जो मैक्सिमम आपको देखे तो केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र में से पकड़े गए हैं। एनआईए के ऑफिशियल्स की माने तो पीएफआई का सूत्र कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। जबकि जिनका गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की माने तो जो एनआईए है उनका जो आरोप है वो बेसलेस है, किसी सबूत के बिना वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है मैंने, एक एनआईए और दूसरा ईडी। एक एक करके देखते हैं। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका एनआईए एक्ट के तहत 2008 में हुआ था। 26/11 का जो अटैक आपको ध्यान में होगा, उसी के बाद इसका गठन किया गया था। मेनली इसका काम टेरर एक्टिविटी से निपटने के लिए है। ऐसे केसेस जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो, उनको एनआईए ही देखता है। हेडक्वार्टर्स अगर हम देखें तो इसकी न्यू दिल्ली में है। एनआईए को जो केसेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी असाइन किए जाते हैं और ये एजेंसी जो है इंडिपेंडेंटली काम करती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसे एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाता है। 2019 में एनआईए एक्ट 2008 में अमेंडमेंट करके कुछ और पॉइंट्स को ऐड किया गया। जैसे देखिए, टेरर केस के अलावा एनआईए के पावर को बढ़ाते हुए और भी पॉइंट्स जोड़े गए हैं, जैसे मानव तस्करी, जाली नोट से संबंधित जो अपराध होते हैं, अनागृहित जो आप देखो कि जो हथियार का उत्पादन होता है वो, या फिर जो साइबर टेररिज्म है, ये सारे केसेस को भी एनआईए टैकल करती है। अब आते हैं हम ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये मेनली आपका फाइनेंशियल घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इशू को देखती है। 1 मई 1956 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर इन्फोर्समेंट यूनिट को बनाया गया था, बट लेटर 1957 में उसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था। ईडी का मेनली काम है 2 एक्ट को इम्प्लीमेंट करना और उससे रिलेटेड इश्यूज को टैकल करना। पहला है आपका फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये आपका नाम से ही क्लियर है कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फाइनेंशियल इशू को देखता है। और दूसरा है आपका पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा अर्थ है काले धन को किसी जुगाड़ के तहत व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो ईडी का मेन एरिया ऑफ फोकस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। रूपी स्लाइड टू न्यू लो ऑफ 80.79 ऑन फेड रेट इंक्रीजेस स्टैंड्स। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि रुपया इंटरनेशनल मार्केट में गिरता जा रहा है। डॉलर के रिस्पेक्ट में बात करें तो कभी $1 65 से 70 रुपये का था, आज वही चीज़ 80.79 रुपये का हो गया है। अभी रिसेंटली ही 83 पैसा का डिप्रिशिएशन हुआ है, इसी कारण ये काफ़ी सुर्खियों में है। देखिए, डिप्रिशिएशन को सिंपल भाषा में कहें तो रुपए की वैल्यू को कम करना। जैसे मैंने आपको बताया कि वंस अपॉन अ टाइम $1 का वैल्यू 65 से 70 रुपये हुआ करता था, आज 80.79 हो गया है। मतलब पहले $1 खरीदने के लिए 65 रुपये देने जा पड़ते थे और अब 80 रुपये देने पड़ेंगे। करेंसी के डिप्रिशिएशन से 2 इम्पैक्ट होते हैं। पहला तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। अगर आप देखो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है तो देखिए, इनिशियली कोई विदेशी $1 में 65 रुपये का सामान लेके जा रहा था, अब वही व्यक्ति $1 में 80 रुपये का सामान लेके जाएगा। उसे 20 रुपये का एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्वांटिटी बढ़ा देगा, तो जाहिर है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ये तो आप देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने देखा। निगेटिव बात यह है कि इससे इंपोर्ट इफेक्ट होगा। हम काफ़ी चीज़ों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, तो पहले हमें जिस $1 के लिए केवल 65 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आशा है दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। कमिंग सून रिलीफ फ्रॉम स्पैम कॉल्स एंड फ्रॉडलेंट मैसेजेस। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पर मैसेजेस आते होंगे, बधाई हो आपने 2 करोड़ रुपये जीते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। या कोई कॉल आते होंगे कि फलाने लॉटरी में आपको 25 लाख रुपए लगे हैं, बस प्रोसेसिंग फ़ी के लिए आप 25,000 रुपये जमा करके आप उसे आसानी से बैंक क्लियरेंस करवा सकते हैं। ये सभी फ्रॉड कॉल्स और मैसेज को लेकर गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाने का सोच रही है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए
कई सारे एक्शंस लेने जा रहे हैं। किसी भी तरह का कॉल हो, आइदर वो व्हाट्सएप कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, वीडियो कॉल हो, फेस टाइम का कॉल हो, हर कॉल में रिसीवर को राइट है जानने का कि किसके द्वारा उसे कॉल किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। देखते हैं इस पर डेफिनेटली आगे और भी आर्टिकल्स आएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी इसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, अ सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप। इस आर्टिकल में सेंसस पर बात की गई है कि जनगणना का मतलब केवल ये नहीं होता है कि भेड़ बकरी हैं उन्हें हमने गिन लिया। आज का जो दौर है वो डेटा का दौर है। तो इस डेटा को एनालाइज करने की ज़रूरत है। किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उनका, इन सभी पॉइंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, जो 2 कंसेक्यूटिव जनगणना का डेटा है उसको एनालाइज करने पर पता चला कि यूएस से स्लेवरी लगभग 100 सालों में गई है। इस डेटा से आप कई सारे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट को आइडिया मिल सकता है नए पॉलिसीज़, नए रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए। आप ये भी देखो कि बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड करने की भी आप कोशिश कर सकते हो। एक और अच्छी बात होगी कि देखिए, आप अगर किसी जैसे एक किंवदंती थी कि जो शहरों में आपका डाइवोर्स रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेज एरिया। बट जब यही आप डेटा देखोगे 2011 और उसका सेंसस देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि दोनों में ही कंपेरेबल ही है। कहीं पर 89% है और कहीं पे 82% है। तो बहुत ज़्यादा का अंतर है नहीं। आप जैसे देखो, डाइवोर्स रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, इन सभी पर काम किया जा सकता है। इवन डाइवर्सिटी का क्लियर आइडिया मिल जाता है कि किस एरिया में कहाँ पर कितने ज़्यादा लोग, किस तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं। इवन माइग्रेशन पर भी काम किया जा सकता है कि क्यों, अगर किसी जगह से माइग्रेशन हो रहा है तो उसका कारण हम देख सकते हैं, रूट कॉज निकाला जा सकता है, उस पर वर्क किया जा सकता है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या डेमोग्राफिक चेंज होगा, कहाँ पर स्थितियाँ एडवर्स हुई हैं, ये सभी के बेटरमेंट में काम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। 2011 में हमारा अंतिम सेंसस हुआ था। अब देखिए 2021 में अगला सेंसस होना था, बट कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। 2021 से 2022 हो गया, बट गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है जनगणना के रिगार्डिंग। सो ऑथर का ये कंसर्न है कि जनगणना को केवल काउंटिंग ऑफ हेड्स न समझा जाए, बल्कि एक ब्रॉड व्यू में देखा जाए। अगर हम थोड़ा सेंसस पर देखें तो जो पहला सेंसस था वो इंडिया में हुआ था 1872 में। फिर 1881 के बाद उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया और हर 10 साल के बाद, एक 10 साल के अंतराल पर यह सेंसस होता आया है। स्टार्ट हुआ था आपको जो अंग्रेज वायसरॉय था मायो के समय। ये सेंसस करवाता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये करवाया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो गुरु शिरोमणि हैं कौटिल्य चाणक्य, उनके अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है कि पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर ही स्टेट का टैक्सेशन पॉलिसी होना चाहिए। एक और बात, कई लोगों को लगता है कि अर्थशास्त्र केवल इकोनॉमी का बुक है, बट ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आशा है आपको सेंसस रिलेटेड कुछ ये पॉइंट समझ में आए होंगे। एक और टॉपिक देखते हैं कि क्वाड साइंस एग्रीमेंट फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड असिस्टेंस। अभी यूएन जनरल असेंबली में क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिले और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट इवेंट्स की बात उठाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड का मोटो ही है इस रीजन में पीस एस्टैब्लिश करना, प्रॉस्पेरिटी और सोवरेनिटी को ध्यान में रखना। देखिए, क्वाड में आपका यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया आता है। अब यहाँ से आपका काम क्या है कि क्वाड ग्रुप के डिटेल्स आप जिस वीडियो के ख़त्म होते ही जरूर जाके देखेंगे पूरे। मैंने कई सारे अपने इवेंट्स में क्वाड के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। तो ये थे आपके आज के कुछ मुख्य समाचार। जिसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो तुरंत अब सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। मिलेंगे फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।